तो हेलो सबका स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जाट किंगडम और मैसूर किंगडम के बारे में पूरे ब्रीफ में। लास्ट तक वीडियो को देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। पहले हम बात करेंगे जाट किंगडम की। तो जाट किंगडम में ये जो शब्द है जाट, ये जो है जाट, ये जो है एक एग्रीरियन कम्युनिटी है नॉर्थ इंडिया की, यानी कि ये खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं नॉर्थ इंडिया के, जो ज़्यादातर जो है सिर्फ एग्रीकल्चर में ही इंडल्ज होते हैं। और ये जो है अगर हम बात करें कि ये वर्शिप किसको करते हैं, ये ज्यादातर जो ये हैं कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं। और अगर हम बात करें जाट किंगडम फॉर्म कैसे हुआ, तो जो जाट किंगडम फॉर्म होने की कहानी है, जो मुगल पीरियड है तब ये फॉर्म हुआ था जाट किंगडम। इसका कारण था औरंगजेब की जो है खात धर्म विरोधी नीतियां, और यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्रेसिव पॉलिसीज, जिसके अंडर वो जो है जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको दबाता था, उनके ऊपर टैक्स लगाता था, जुल्म करता था। आपको पता ही औरंगजेब के बारे में। और उसकी इन्हीं नीतियों के कारण जो है गोकुला को, जो हम कह सकते हैं फर्स्ट मेजर जो जाट, हम लीडर कह सकते हैं, ये मेजर रूलर नहीं थे, यानी कि इस समय तक इनके समय में, गोकुला के समय में जो है जाट किंगडम वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ था ऑफिशियली। इन्होंने जो है एक जाट रिवॉल्ट किया था औरंगजेब के खिलाफ, जो इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था उनकी गलत नीतियों के विरोध में। और फिर इनके विद्रोह के 10 साल बाद जो है राजा चुरामान ने जो है जाट पावर को भरतपुर में जो है इस्टेब्लिश कर दिया, और इन्होंने ऑफिशियली जो है किलाबंदी शुरू कर दी और फोर्ट्स बनाए जैसे कि थुन। और पर इनके बाद आते हैं बदन सिंह, जिन्होंने जो है पावर को कंसोलिडेट किया और फॉर्मली जो है भरतपुर स्टेट को इस्टेब्लिश कर दिया, यानी कि नाइन 1722 में जो है जाट किंगडम जो है ऑफिशियली एक जो है राज्य बन चुका था। और फिर इनके बाद आते हैं सूरजमल, जो हैं सबसे ज्यादा पावरफुल जाट रूलर, जिन्होंने बहुत जंगें भी लड़ी, और इन्होंने तो है मुगलों को लूटा भी था, दिल्ली को लूटा था जब जो है मुगल बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे। और इन्होंने जो है दिल्ली, जो सूरजमल है, इन्होंने जो है जाट रूल को, यानी कि जाट किंगडम को दिल्ली से लेके आगरा तक जो है एक्सपेंड कर दिया था। और इन्होंने लोहगढ़ फोर्ट भी बनाया था, जहाँ पे एक बहुत बड़ा भयानक युद्ध भी हुआ था अंग्रेजों के साथ इनका। और इसको जो है आयरन फोर्ट भी कहा जाता है, और ये जो भरतपुर में है स्थित है। और जो जाट किंगडम है इसको भरतपुर स्टेट भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट इवेंट्स और वॉर की, सो इनका जो सबसे हम कह सकते हैं मेजर जो चीज़ है, इन्होंने जो है 1757 में बैटल ऑफ दिल्ली में जो है इन्होंने जो है मुगल एम्पायर को लूटा था। क्योंकि जो मुगल एम्पायर है वो इस समय तक 1757 तक बहुत ही ज़्यादा जो है मुगल एम्पायर जो है बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका था, यानी कि अलग अलग रिवॉल्ट्स की वजह से और बाहरली जो इन्वेजन्स हैं उनकी वजह से। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, इसमें जो है जो जाटों ने जो है सूरजमल की लीडरशिप के अंडर अब्दाली के विरुद्ध जंग तो लड़ी थी, पर बाद में जो है सूरजमल ने जो है अपना ये फैसले को गलत समझा और जो है जंग से पीछे आ गए। और जो है जाटों की मराठों के साथ भी नहीं बनी, और इस चीज को नाम दिया गया है मराठा जाट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1767। क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया में जो है मराठास और जाट की, नॉर्थ इंडिया में अपनी सुपरमेसी यानी कि अपना राज और अपनी जड़ें कायम रखने के लिए इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे, और छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती रहती थी। और जो लास्ट में है मेजर इवेंट, वो है सीज ऑफ भरतपुर, यानी कि जो भरतपुर का जो किला है, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है, लोहगढ़ फोर्ट, जिसको आयरन फोर्ट भी कहा जाता है। इसको जो है ब्रिटिश फोर्सेस ने लॉर्ड लेक की लीडरशिप के अंडर जो है, जैसे कि ये लोहगढ़ का फोर्ट है, इसको घेर लिया था। पर जो इसमें ब्रिटिश जो हैं फेल हो गए थे, क्योंकि लोहगढ़ का किला जो है लोहागढ़ का जो किला है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। और अगर हम बात करें जाट किंगडम के डिक्लाइन की, तो इसके सिर्फ दो ही बड़े कारण हैं। एक तो है महाराजा रणजीत सिंह और दूसरे हैं अंग्रेज। महाराजा रणजीत सिंह ने जो है इनके कुछ जो है इंपॉर्टेंट हिस्सों पर महाराजा रणजीत सिंह ने कब्जा कर लिया था। फिर इनके बाद जो है जाट जो हैं ये ब्रिटिश के अलाइज हो गए, यानी कि ब्रिटिश के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया था और ये उनके जो है अलाइज बन गए थे। पर जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश ने 1857 का रिवॉल्ट, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद जो जाटों के पास जो जो भी पावर थी उसको कम्प्लीटली जो है इनकी ऑटोनॉमी को ख़त्म कर दिया था। और जो है
कंप्लीटली जो है ब्रिटिश रूल के अंडर जो है जाट आ गए थे। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो जो फोर्ट हैं तो दो इंपॉर्टेंट जगहें हैं, एक तो लोहगढ़ फोर्ट है और दूसरी है देग पैलेस। और अगर आर्ट और लिटरेचर की बात करें तो जो इनका, सॉरी, आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो इनका जो आर्किटेक्चर है वो लोकल और फॉरेन स्टाइल से इन्फ्लुएंस है, यानी कि जो मुगल थे उस समय तक इनको जो है फॉरेनर्स डिफाइन किया जाता था, और राजपूत स्टाइल जो है इनको लोकल स्टाइल कहा जाता था, और इसलिए ये जो है फॉरेन और लोकल का ब्लेंड था। और इनकी अगर रिलीजियस इन्फ्लुएंस की बात करें तो जो जाट हैं वो ज्यादातर या तो वो वल्लभाचार्य सेक्ट के थे, सेक्ट को फॉलो करते थे, या वो वर्ष और वो कृष्ण भगवान की जो है पूजा करते थे। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और अगर हम बात करें मॉडर्न लेगेसी की, तो जो जाट हैं उनकी जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद पॉलिटिक्स में भी। अब हम बात करेंगे मैसूर किंगडम की। और मैसूर किंगडम की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम लास्ट में जो है इनके जो डिफरेंस है और जो सिमिलैरिटीज थी इन दोनों के बीच में उसकी भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छा स्कोर पा सकें। सो अगर हम मैसूर किंगडम की बात करें तो ये जो है मैसूर किंगडम, ये जो हम सबसे पहले बात करें तो ये मैसूर किंगडम, इसकी फॉर्मेशन हुई विजयनगरा एम्पायर की वजह से, क्योंकि ये जो विजयनगरा एम्पायर है, ये मैसूर किंगडम पहले हम ये कह सकते हैं ये इसकी इसी की ही एक स्टेट थी, यानी कि जो विजयनगरा एम्पायर के अंडर आती थी। पर जब तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसको बैटल ऑफ तालीकोटा ऑफ 1565 भी कहा जाता है, उसके बाद जो है मैसूर किंगडम जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था। और इसको जो है वोडेयार्स जो है चलाते थे, जिसके पहले रूलर थे राजा वोडेयार। और ये जो है स्टेब्लिश किया गया था 1399 में। पर विजयनगरा खत्म होने के बाद जो है वोडेयार डायनेस्टी शुरू हुई। पर वोडेयार डायनेस्टी दो बार रिवाइव हुई है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, वोडेयार डायनेस्टी 1399 से 1761 और 1799 से 1947, इसके बीच में जो गैप है उसका कारण ये है क्योंकि वोडेयार डायनेस्टी के जो, मैं देखिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। जो राजा वोडेयार थे ये जो है हिंदू सेक्ट के थे, यानी कि पर इनकी जो रूल को है बीच में इनको हटा के इनके रूल से जो है हैदर अली और टिप्पू सुल्तान ने भी रूल किया था। और ये वो समय में इन्होंने रूल किया था जो टाइम है 1761 से लेके 1799, इस समय के बीच में हैदर अली और टिप्पू सुल्तान ने रूल किया था। पर इनको अंग्रेजों ने इनको जब खत्म कर दिया तो अंग्रेजों ने जो है अपने पपेट यानी कि अपनी कठपुतलियां बनाकर वोडेयार डायनेस्टी को रिवाइव किया और उनको जो है फिर से जो है राज दिया। अगर हम बात करें वोडेयार डायनेस्टी की, तो इनके जो है दो इन्फ्लुएंशियल मेन लीडर्स हैं। पहले तो हैं राजा वोडेयार, जो 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 कि है जिन्होंने मैसूर स्टेट जो है मैसूर किंगडम जो है इसको इस्टेब्लिश किया था, और जो इसके पहले रूलर थे। और इसके बाद आते हैं चिक्का देवराजा वोडेयार, जिन्होंने जो है इसकी टेरिटरी को वोडेयार किंगडम की को एक्सपेंड किया था और मैसूर रेवेन्यू सिस्टम जो है उसको इस्टेब्लिश किया था। और वोडेयार डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो भी जो है मैसूर ही होता था। अगर हम बात करें इसके बीच में जो आए थे दो रूलर्स, वो आते हैं हैदर अली और टिप्पू सुल्तान। हैदर अली जो है बेहतरीन जो है मिलिट्री कमांडर थे, जिन्होंने जो है वोडेयार से उनका जो है रूल जो है वो छीन लिया था और जो आर्मी है उसकी मॉडर्नाइजेशन की थी। और फिर इनके बाद आते हैं टिप्पू सुल्तान, जिनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है, और जो जो और ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही बहादुरी से लड़े थे। और इन्होंने जो है रॉकेट आर्टिलरी का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था, जो कि उस समय एक मॉडर्न मॉडर्न आर्मी टैक्टिक्स में आता था। अगर हम वॉर और कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो जब इनके हैदर अली के बीच में जो है हम यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं मैसूर किंगडम और ब्रिटिश के बीच में जो है चार बड़े युद्ध हुए, जिसमें से जो है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो जो है अगर आपको नहीं पता, जैसे कि एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ये एंग्लो जो है ये ब्रिटिश को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर थी वो हुई थी हैदर अली, जिसको लीड कर रहे थे हैदर अली। पर हैदर अली ने जो है अंग्रेजों को इसमें हरा दिया था। और फिर आई सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें जो है टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों को लगभग लगभग हरा ही दिया था, पर जो है टिप्पू सुल्तान ने
ट्रीटी ऑफ मैंगलोर को साइन किया, यानी कि मैंगलोर की संधि को साइन किया और जंग को रोक दिया। और फिर आती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें जो है टिप्पू सुल्तान ने बहुत बड़ा हिस्सा जो है ब्रिटिश और मराठास को अपना खो दिया था। और फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में जो है टिप्पू सुल्तान उनको जो है श्रीरंगापट्टनम में खत्म कर दिया जाता है, यानी कि उनको मार दिया जाता है, और मैसूर जो है ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट बन जाती है। और जो है टिप्पू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेज जो है फिर से वोडेयार डायनेस्टी को जो है रिवाइव करते हैं और उनको अपने हाथ की कठपुतली बना के रखते हैं। और ये जो डायनेस्टी है फिर ये 1947 तक एग्जिस्ट करती है, और फिर बाद में जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में मर्ज कर जाती है। और टिप्पू सुल्तान के समय जो है श्रीरंगापट्टनम जो है कैपिटल था हाई मैसूर किंगडम का, यानी कि हैदर अली और टिप्पू सुल्तान के समय श्रीरंगापट्टनम कैपिटल था। और वोडेयार डायनेस्टी के समय जो है मैसूर जो है वो वोडेयार डायनेस्टी का कैपिटल था। जब अगर हम बात करें डिक्लाइन की, तो डिक्लाइन जो है इनका टिप्पू सुल्तान की डेथ के बाद ही हुआ 1799 में। और ब्रिटिश ने जो है वोडेयार्स को अपने हाथ की कठपुतली बना के दोबारा से गद्दी में बिठा दिया। और फिर वो बाद में जो है 1947 तक एग्जिस्ट करे। अगर हम बात करें लिटरेचर और मिसलेनियस पॉइंट्स की, तो ये कैपिटल सिटीज के पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूँ। श्रीरंगापट्टनम हैदर और टिप्पू के समय कैपिटल था, और मैसूर वोडेयार एरा में कैपिटल था। अगर हम इम्पोर्टेंट पोर्ट्स की बात करें और पैलेसेस की, श्रीरंगापटना का फोर्ट जो है जहाँ पे टिप्पू सुल्तान लड़ते हुए शहीद हुए थे, एक वो जगह, और मैसूर पैलेस, ये दोनों जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें लिटरेचर की, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है। जो टिप्पू सुल्तान है उन्होंने लिखा था फतुल मुजाहिदीन, यानी कि इसमें जो है मिलिट्री स्ट्रेटजीज लिखी गई हैं कि कैसे कैसे जंग करना चाहिए। और जो है टिप्पू सुल्तान ने मैसूरियन रॉकेट्स की डेवलपमेंट भी की थी, यानी कि ये एक सिलेंडर रॉकेट्स थे जो जंग के समय इस्तेमाल किए जाते थे, और ये एक बहुत ही मॉडर्न चीज चीज थी उस समय के लिए। अगर हम बात करें रिलीजियस टॉलरेंस की, तो हैदर अली और टिप्पू सुल्तान ने जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बहुत ही ज्यादा जो है बढ़ावा दिया था, और इन्होंने काफी मंदिर और मस्जिद भी बनाए थे। अगर हम बात करें एक फेमस टेम्पल की, तो चामुंडेश्वरी जो टेम्पल है मैसूर का, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब हम बात करेंगे जाट किंगडम और मैसूर किंगडम की, इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज की, यानी कि देखिए सिमिलैरिटीज और डिफरेंस का समझाने का आपको ये कारण है कि इससे आप जो है अच्छे से समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आप इन दोनों में कंफ्यूज भी नहीं होगे बिल्कुल भी। अगर हम बात करें ओरिजिन की, तो ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट पावर्स थी। ये जो है डिक्लाइन जब डिक- ये अपनी जो एक सक्सेसर है इनके रूलर, इनके जो एरिया में ये जहाँ पे इनका ओरिजिन हुआ, उस समय की वहाँ पे की जो बड़ी डायनेस्टी थी या रूल था या एम्पायर कह सकते हैं हम, जब उनका डिक्लाइन हुआ तब ये इंडिपेंडेंट स्टेट बन के उभरे। जैसे कि जो है जाट जो है वो मुगलों के डिक्लाइन के समय उभरे, और मैसूर किंगडम जो है विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइन के समय जो है उभरा। और ये जो अगर हम बात करें एग्रोनियन अग्रेरियन बेस, जो दोनों की इकोनॉमीज थी वो अग्रेरियन बेस थी, यानी कि ये एग्रीकल्चर और लैंड रेवेन्यू के ऊपर ही सस्टेन करने वाले दो राज थे। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो जो जाट हैं वो मुगलों के खिलाफ लड़े, और वो ब्रिटिश के खिलाफ भी लड़े, पर वो जो है उनके जो है एक अलाई, यानी कि अलायंस, यानी कि उनके साथी बन गए थे। पर अगर हम बात करें मैसूर किंगडम की, वो हैदर अली और टिप्पू सुल्तान ने जो है इन्होंने डट के जो है अंग्रेजों का विद्रोह किया और उनके खिलाफ लड़े। अगर हम जंगों की बात करें, तो इन्होंने जो है जाटों ने इन्होंने मुगल मराठा और ब्रिटिश के खिलाफ बहुत मेजर लड़ाइयाँ लड़ी। और जो है मैसूर किंगडम ने जो है ब्रिटिश के खिलाफ ही बहुत ज्यादा चार जो बहुत बड़ी जंगें हैं वो लड़ी। अगर हम कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करें, तो जो जाटों का कल्चर है वो और आर्किटेक्चर है वो राजपूत और मुगल इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस हुआ है, इसलिए इनको कहा जाता है मिक्स ऑफ लोकल एंड फॉरेन आर्किटेक्चरल स्टाइल। अगर हम मैसूर की बात करें, तो ये जो है इंडो इस्लामिक और द्राविडियन कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए हुए हैं। अगर हम बात करें लीडरशिप की, तो जाटों में सूरजमल और चूरामान जो है ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे। और मैसूर किंगडम में हैदर अली और टिप्पू सुल्तान जो है एक ऐसे स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे जिन्होंने जो आर्मी को इतना ज़्यादा मॉडर्न कर दिया था कि उन्होंने एक युद्ध में तो अंग्रेज़ों को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। और ये दोनों का डिक्लाइन होने का भी एक बड़ा कारण जो है ब्रिटिश ही है। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें,
अगर हम जियोग्राफिकल एरिया देखें तो जाट किंगडम नॉर्थ इंडिया में है और मैसूर किंगडम साउथ इंडिया में। मैसूर किंगडम कर्नाटका एरिया में पड़ता है और जो जाट किंगडम है वो भरतपुर दिल्ली आगरा के एरिया में पड़ता है। और एथनिक बैकग्राउंड देखें तो जो जाट हैं वो हिंदू अग्रेरियन कम्युनिटी से आते हैं जो ज़्यादातर कृष्णा के भक्त थे। और जो मैसूर किंगडम के रूलर थे जो वोडेयार्स थे वो तो हिंदू रूलर थे। और जो उसके उनके बाद जो आए बीच में एक गैप में वो आए मुस्लिम रूलर्स जो थे हैदर अली और टिप्पू सुल्तान। अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें कि ये कैसे उभरे तो जो पहले तो ये है छोटे छोटे जो हम कह सकते हैं कबीले थे छोटे छोटे ग्रुप्स थे जिनका एक लीडर होता था और जो सूरजमल की लीडरशिप के अंडर ये सभी इकट्ठे हुए और इन्होंने एक जो है राज इस्टेब्लिश किया। अगर हम मैसूर किंगडम की बात करें ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोनार्की थी जिनको जिसको जो है हैदर अली ने ओवरथ्रो करके अपना राज जो है इस्टेब्लिश कर दिया था। अगर हम मेजर फोर्ट्स की बात करें तो मेजर फोर्ट्स में जो है जाटों में आता है लोहगढ़ फोर्ट और लेक पैलेस। और मैसूर किंगडम में आता है श्रीरंगापटना का फोर्ट और मैसूर पैलेस। और जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं जाटों ने लड़े थे बैटल ऑफ दिल्ली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और सीज ऑफ भरतपुर जिसमें अंग्रेजों ने उनको घेर लिया था। और इन्होंने जो है बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम और एंग्लो मैसूर वॉर्स ही जो है मैसूर किंगडम ने लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। अगर हम फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो जो जाट हैं वो बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं इन्होंने मराठा और मुगल्स के साथ जो है टाइम टाइम पर संधि की और उनके खिलाफ लड़े भी। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक थे। अगर हम बात करें टिप्पू सुल्तान की तो इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने ऑटोमन्स पर्शिया और फ्रांस के साथ यानी कि फ्रेंच उस समय इंडिया में मौजूद भी थे बहुत अच्छी तादाद में इन्होंने इनकी मदद लेके ब्रिटिश के खिलाफ जो है जंग लड़ी। अगर हम डिक्लाइन की बात करें इनकी डिक्लाइन का जो बड़ा कारण है वो दोनों के डिक्लाइन का कारण ब्रिटिश ही है। अगर हम बात करें टिप्पू सुल्तान की मैसूर किंगडम में और जो वोडेयार्स जो हैं वो एक नाम के ही राजा थे यानी कि वो अंग्रेजों की कठपुतली ही थे। अगर हम बात करें मिलिट्री इनोवेशंस की तो ये जो है जाट जो है ये ट्रेडिशनल यानी कि पुराने मिलिट्री टैक्टिक्स से ही लड़ते थे। और जो टिप्पू सुल्तान है इन्होंने आर्मी को बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया था क्योंकि जो इनके अलाइज थे जैसे कि फ्रांस ऑटोमन्स पर्शिया वो इनको नई नई चीज़ें बताते रहते थे। अगर हम बात करें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की तो जाट जो है ये सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी ही थी जिनको एक लोकल रूलर सपोर्ट करता था। अगर हम टिप्पू सुल्तान ने बहुत ही ज़्यादा जो है इन्होंने फॉरेन नेशन के साथ अपने जो रिलेशंस है वो बहुत अच्छे बना लिए थे और लैंड रिफॉर्म्स भी लाए थे जिसके कारण इनके अलग अलग देशों से जो है बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशंस बन गए थे और ट्रेड को बढ़ावा मिल गया था। अगर हम रिलीजन की बात करें तो जाट किंगडम में जो है वो ज़्यादा सभी ज़्यादातर मेजोरिटी लोग हिंदू ही थे जो कृष्णा के भक्त थे और वल्लभाचार्य सेक्ट के फॉलोअर्स थे। और मैसूर किंगडम में जो है हिंदू इस्लामिक ट्रेडिशंस दोनों एग्जिस्ट करते थे क्योंकि वोडेयार्स जो थे वो हिंदू रूलर्स थे और हैदर अली और टिप्पू सुल्तान जो है वो मुस्लिम रूलर्स थे। अगर हम कंक्लूजन पे आए तो जो दोनों हैं जाट और मैसूर किंगडम ये जो दोनों हैं ये रीजनल पावर्स थी यानी कि एक जगह ये इनका जहाँ पे रूल था ये वहीं पे यानी कि ये उसी रीजन पे ऊपर रूल करते थे यहाँ पे ये पले बड़े थे। और इन्होंने जो है फॉरेन रूल यानी कि बाहर से आने वालों के खिलाफ जो है अपनी जंग लड़ी थी। सो यही है आज की वीडियो के लिए। इसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है जाट किंगडम और मैसूर किंगडम। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक यू।